आज फिर एक हृदय विदारक घटना हुई। देहरादून के पोर्श इलाके हाथी करबला में रहने वाले मशहूर कपड़ा व्यापारी मनोहर दीक्षित के बेटे विशाल दीक्षित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूत्रों से पता चला है कि मध्य रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला सीरियल किलिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 49 वर्षीय धर्मेश जी अपने लिविंग रूम में बैठे टीवी देख पर यह न्यूज देख रहे थे। यह एक जासूस है जिसका पता उनके परिवार के अलावा बहुत ही कम लोगों को है। धर्मेश जी के परिवार में उनकी पत्नी शारदा तोमर जी एवं उनके 25 वर्षीय बेटे आकाश तोमर रहते हैं। धर्मेश जी की एक बेटी भी थी, लेकिन 6 साल पहले किसी कारणवश उसकी मौत हो गई थी। धर्मेश जी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हालांकि ये सिर्फ दुनिया वालों की नजरों के लिए है, असलियत तो हम सभी जानते हैं। अब तक उन्होंने बहुत से जटिल मामलों को सुलझाया है, लेकिन 5 साल पहले उन्हें एक केस सौंपा गया था जो कि एक सीरियल किलिंग का मामला था। आज के 5 साल पहले 1 महीने के भीतर करीब 3 हत्याएं हुई, जिनकी भी हत्याएं यह तीनों लोग लगभग 25 से 30 वर्षीय युवक थे जिनकी हत्याएं हुई। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। आए दिन हत्याएं होनी शुरू हुई, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जिन लोगों की हत्या इन 5 सालों में हुई उन पर कोई ना कोई केस चल रहा था। किसी पर बलात्कार का, तो किसी पर छेड़छाड़ का, तो किसी पर किसी को मारने का इल्जाम। इनमें से ज्यादातर हत्याएं उन लोगों की हो रही थी जिनके ऊपर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम था। इसी तरह के हत्याओं के मामले पिछले आए दिन 5 सालों से सुनने को मिल रहे हैं। और अजीब बात तो यह थी कि आज तक उस सीरियल किलर को कोई नहीं ढूंढ पाया। बड़े से बड़े अफसर को इस केस में मुंह की खानी पड़ी। धर्मेश जी भी 5 सालों से इस सीरियल किलर की खोज में है, लेकिन आज तक कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा जिससे यह बताया जा सके कि आखिर कौन है जो यह सब कर रहा है। धर्मेश जी के जीवन का यह पहला ऐसा केस था जिसे वह इतने सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया था। धर्मेश जी बहुत तेज दिमाग के थे, लेकिन इस बार वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे गलती कहां हो रही है। आखिर वह उस सीरियल किलर को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। रात की उसे गहरे काले अंधेरे में एक बहुत ही अजीब जगह जो खंडहरनुमा थी, जिसे पास से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस खंडहर में बहुत समय पहले आग लगी हो। वहां पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। वहां का माहौल बेहद डरावना और भयंकर था। पत्तों की सरसराहट और अजीब से कीड़ों मकोड़ों की लगातार आवाज आ रही थी। और उसी खंडहर में एक बेहद ही डरावना काला साया खड़ा था। उसने खुद को पूरी तरह से काले कपड़ों में ऊपर से नीचे तक ढक रखा था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी मास्क के पीछे छुपा हुआ था। अब सिर्फ उसकी वह खतरनाक आंखें ही दिखाई दे रही थी जो उसके हाथों पर टिकी थी। उसके हाथ में एक खून से सना चाकू मौजूद था जो देखने में बेहद ही खतरनाक लग रहा था, जिसे वह लगातार अपनी गहरी काली डरावनी खतरनाक आंखों से देखे जा रहा था। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मास्क की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। और उसके आसपास बहुत ही बेतरतीबी से जला हुआ सामान बिखरा पड़ा था जो उस माहौल को और भी खतरनाक और डरावना बना रहा था। दूसरी तरफ आधी रात के समय एक बहुत छोटे से घर में जो चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक दरवाजा मात्र था। उसमें 3 लोग मौजूद थे जो कोई और नहीं धर्मेश जी और उसके साथ उनका असिस्टेंट राघव और एसीपी आयुष मौजूद थे। एसीपी आयुष ही विशाल दीक्षित की हत्या के केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वह तीनों ही उस छोटे से घर में इन 5 सालों में हुई हत्याओं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब धर्मेश जी ने भी सोच लिया था कि इस बार वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ तो सबूत उनके हाथ लगे। धर्मेश जी ने एसीपी आयुष और राघव से कुछ कहा। धर्मेश जी का चेहरा बेहद गंभीर दिखाई दे रहा था, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि उन्होंने कुछ तो बहुत बड़ा सोच रखा है। दोनों ने ही उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और धर्मेश जी ने जो कुछ भी कहा था इससे वह दोनों संतुष्ट नजर आ रहे थे और थोड़ी खुशी भी थी उनके चेहरे पर। इसके बाद वे तीनों ही अपने घर के लिए निकल गए। इधर जब धर्मेश जी घर आए तो उन्होंने अपने बेटे के कमरे की लाइट को जलते हुए देखा तो वह उसके कमरे की ओर बढ़ गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि उनका बेटा अभी तक अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा है। उन्होंने पीछे से जाकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, इतनी रात तक जागकर पढ़ना ठीक बात नहीं, इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। अचानक ही पीछे से किसी के इस तरह कंधे पर हाथ रखने और बोलने से आकाश थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अपने पापा को देखकर वह वापस से नॉर्मल हो गया और
और उसने कहा कि नहीं पापा, मैं अभी बस सोने ही जा रहा था, वह कल मेरे एग्जाम है तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लूं। पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला कब इतना वक्त हो गया। धर्मेश जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ सो जाओ, आगे से इतनी देर रात तक अब कभी नहीं जागना। आकाश ने भी अपनी स्टडी टेबल से उठते हुए कहा, जी पापा, वैसे आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? धर्मेश जी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम तो जानते ही हो मेरे काम को कभी भी किसी भी वक्त मुझे जाना आना पड़ता है, लेकिन अब तुम मेरी फिक्र मत करो और सो जाओ, सुबह तुम्हें एग्जाम्स के लिए जल्दी उठना भी है। आकाश ने भी हाँ कहा और वो भी बिस्तर पर लेट गया, जिसके बाद धर्मेश जी ने अच्छे से उसे चादर ओढ़ा दी और वह भी अपने कमरे की ओर सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह एसीपी आयुष मृतक विशाल दीक्षित के घर पर इस वक्त मौजूद थे। वह यहाँ कुछ जांच पड़ताल करने आए थे। एसीपी आयुष विशाल के घर बाहर उसके कमरे की दीवार के आसपास सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर सोचने वाली बात यह थी कि वहां किसी प्रकार के कोई निशान मौजूद नहीं थे। एसीपी आयुष ने खुद से ही कहा, वैसे मानना पड़ेगा ये किलर शातिर तो बहुत है, एक भी सबूत कहीं नहीं छोड़ता जहां भी मर्डर करता है। फिर उसका ध्यान एक खिड़की पर गया जो कि विशाल के कमरे की थी, जिसे कुछ देर उसने इधर उधर से ध्यान से देखा और फिर अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। दोपहर का वक्त, आज लगभग दोपहर के 2 के आसपास राघव, एसीपी आयुष और धर्मेश जी तीनों ही सभी की नजरों से बचते हुए फिर से उस छोटे से घर में इकट्ठा हुए थे। बहुत से सवाल थे उनके मन में, लेकिन उन सवालों का जवाब अब तक न था उनके पास। तभी एसीपी आयुष ने कहा, सर, जब मैं वहां विशाल के घर जांच पड़ताल करने के लिए गया तो मैंने कुछ देखा कि उस विशाल के कमरे में एक खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यह हत्या की वारदात हुई तब भी अंदर से ही बंद थी और अब तक वो वैसे ही है। धर्मेश जी ने चौंकते हुए कहा, क्या? आयुष ने फिर कहा, हाँ सर। तो धर्मेश जी थोड़ा बौखलाए हुए बोले, और ये बात तुमने अब तक मुझे नहीं बताई। आयुष ने जब उन्हें इस तरह से बौखलाते हुए देखा तो वो जल्दी से बोला, सॉरी सर, वो इतना बोल ही रहा था कि उसकी बात बीच में काटते हुए धर्मेश जी ने कहा, बहुत शातिर है ये किलर और अब हमें इसके ही तरीके से इसे मात देनी होगी। तभी उन्होंने फिर कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ, वो कब तक आएगी? तभी राघव ने तपाक से कहा, लेकिन सर सब कुछ तो साफ है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या करेंगे हम? उसके इतना बोलते ही धर्मेश जी उसे घूरते हुए बोले, जरूरी तो नहीं कि जो सामने हो वह सच हो। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोले, कभी सोचा है कि हत्याएं जब भी हुई है वो अधिकतर आधी रात को ही हुई है, किसी और समय नहीं? हाँ, यह भी हो सकता है कि रात के अंधेरे के कारण, लेकिन जिन लोगों की अब तक हत्याएं हुई उन पर कोई न कोई केस जैसे रेप, छेड़छाड़ केस चल रहे थे। आयुष और राघव दोनों साथ में ही बोल, हाँ यह बात तो बिल्कुल सही कहीं अपने सर, क्योंकि ज्यादातर हत्याएं अक्सर ऐसे लोगों की ही हुई है। राघव ने कहा, सर ऐसा भी तो हो सकता है न कि उस किलर की कुछ खास वजह हो इन जैसे लोगों की हत्या करने के लिए। धर्मेश जी ने फिर कहा, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उस तक पहुंच पाएंगे, फिलहाल हमें अब जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। दोनों ने ही सहमति से सर हिला दिया। तभी एसपी आयुष ने कहा, सर इतने साल हो गए हमें यह पता लगाते हुए कि आखिर कौन है जो ये हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है। धर्मेश जी ने भी कहा, मैंने अपने करियर में किसी भी केस को सुलझाने में इतना वक्त नहीं लगाया। ये मेरे करियर का ऐसा पहला केस है जो दिन ब दिन इतना रहस्यमय में होते जा रहा है। राघव ने कहा, बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी हम उस सीरियल किलर के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तब कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हम फिर उसी जगह अटक जाते हैं। फिर से धर्मेश जी ने कहा, नहीं, इस बार हमेशा कुछ नहीं होने देंगे, अब इस बार कुछ ऐसा करना है जिससे वो हत्यारा हमारे चंगुल में आसानी से फंस जाए। कुछ देर तक धर्मेश जी कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने उन दोनों से कुछ कहा और फिर सभी ने दूसरे की तरफ देखा और सहमति में सर हिला दिया। तभी राघव ने कहा, अब बस रात होने का इंतजार है। रात का वक्त, एक साया जिसने खुद को ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में ढक रखा था, वो विशाल दीक्षित के घर के पास घूम घूम कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक ही उसकी नजर वहां मौजूद एक खिड़की पर गई। यह वही खिड़की है
जो विशाल दीक्षित के कमरे में खुलती हैं, जिसे उसने देखा। फिर उसकी नजर एक पाइप पर गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उस पाइप के सहारे उस पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो साया उस खिड़की तक पहुंच गया। अब कैसे भी करके उसे उस खिड़की को खोलना था। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ दो चीजों को निकाला। उन दोनों को देखने के बाद एक को उसने जेब में रख लिया और एक को हाथ में लेकर देखने लगा, जो कि एक पावर ड्रॉपर मैग्नेट था, जिसकी मदद से हम खिड़की और दरवाजे खोल सकते हैं। जिसकी मदद से उसने कुछ ही देर में खिड़की के लॉक खोल दिया। लॉक खुला देख उसकी आंखों में चमक आ गई और फिर उसने जल्दी से खिड़की को पूरी तरह से खोल फुर्ती कमरे के अंदर की ओर दाखिल हो गया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जिसके कारण से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाल कर उसकी टॉर्च जला ली और बारीकी से उसे कमरे को देखने लगा। उसने देखा कि बेड पर दाएं तरफ कंकाल की शेप बानी है। उस रेखांकित आकृति को देखने के बाद उसने फिर से इधर उधर देखना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद भी उस साये के हाथ कुछ नहीं लगा, जिससे वो खुद को निराश महसूस कर रहा था। ये साया और कोई नहीं, धर्मेश जी ही थे। वो जिस तरह से आए थे ऐसे ही वापस भी निकल गए। दूसरी तरफ एक परछाई तेजी से एक सुनसान रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह परछाई अचानक से रुक गई और उसने चारों तरफ अपनी तेजतर्रार नजरों से देखा। वहां उसे सिवाय अंधेरे के और कुछ न दिखा, जिसके बाद वो बेहद आराम से वही सड़क किनारे खड़ा हो गया। अभी उसे कुछ ही देर हुए थे वहां खड़े हुए, तभी उसे दूर सड़क से एक रोशनी आती दिखी और कुछ ही सेकेंड्स में उस रोशनी का कारण भी दिखा। वो एक गाड़ी थी जो थोड़ी तेज रफ्तार से उसी ओर आ रही थी, जिसे देख उस परछाई की आंखों में एक अलग ही चमक उठी। तभी उसने उस गाड़ी को हाथ दिखा रोकने के लिए इशारे करने लगा, जिसे देख गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी का शीशा खोल उसने बाहर खड़े उस आदमी परछाई से पूछा, हा कहो क्या काम है। इतना कह वो अपनी सवाल भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। तभी उस बाहर खड़ी परछाई ने जल्दी से कहा, जी मुझे लिफ्ट चाहिए थी, बस थोड़ी दूर ही जाना है। गाड़ी में बैठे आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा और कहा, तुमने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं, इतनी ठंड भी नहीं है। उसका कहना ठीक था, क्योंकि उस परछाई ने ऊपर से नीचे तक खुद को ढक रखा था। मुंह पर मास्क, सिर पर हुडी की केप, हाथों में गलपस, जिसके कारण वह आदमी इतनी पूछताछ कर रहा था। बाहर खड़ा इंसान कुछ कहने ही वाला था कि गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ। उसके कहने की देर थी कि वो परछाई तुरंत ही गाड़ी का गेट खोल चुपचाप बैठ गया। फिर उस आदमी ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से उस परछाई ने अपनी जेब में हाथ डाल एक चाकू को निकाला। तभी उस गाड़ी वाले ने ये देख लिया और वह कुछ पूछ पाता तब तक वो चालू उसके गले के आर पार था, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी। पर उस साये ने सही मौके पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद गाड़ी रुक गई। उसके बाद उस परछाई ने बड़ी ही बेरहमी से उस चाकू को वैसे ही गले के अंदर गोल गोल घुमा दिया, जिसके कारण उसकी सांसें जल्दी ही थम गई और खून की धार निकलने लगी, जिसका कुछ हिस्सा उस परछाई के कपड़ों पर भी लग गया। जब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी वाले की सांसें रुक गई है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उतर आई। हालांकि चेहरे पर मास्क के वजह से वह दिखी नहीं। जिसके बाद उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ देखा और चाकू पर लगे खून को उसकी जैकेट पर रगड़ दिया और गाड़ी का गेट खोल बाहर आया और एक बार फिर चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाया, लेकिन उसे कोई एक परिंदा भी नहीं दिखा। फिर उसने अपने सिर को आसमान की ओर उठाया और अपने हाथों को ऊपर की ओर हिलाते हुए ही बाय कहा और फिर गर्दन टेढ़ी कर एक नजर गाड़ी के अंदर देख वहां से तेजी से आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ गया। इधर धर्मेश जी के घर पर रोज की तरह आज भी वो देर से घर लौटे थे और अपने कमरे की ओर जा ही रहे थे कि उनकी नजरें आकाश के कमरे की ओर चली गई, जिसकी लाइट ऑन रही थी। वो बड़बड़ाते हुए ही कमरे की ओर बढ़ गए। कितनी बार कहा है इस लड़के से कि समय से सो जाए, लेकिन इसे तो। वह कहते कहते रुक गए जब उनकी नजर बिस्तर की तरफ गई तो जिस पर आकाश बैठे बैठे ही सो गया था और उसकी किताब उसके मुंह पर ही गिरी थी, जिसे देख वो मुस्कुराए और आकाश को अच्छे से बिस्तर पर लेटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया और फिर वो कमरे से बाहर आ दरवाजा बंद कर अपने कमरे की ओर बढ़ गए।
इधर उनके जाने के बाद आकाश ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देख उसने कहा, बच गया आज तो। इतना कह उसने आंखें फिर से बंद कर ली। दूसरे दिन सुबह आज फिर से दिल दहला देने वाली खबर से पूरे टीवी चैनल्स भरे हुए थे। काली खड़ी के सुनसान हाईवे पर खड़ी कार में आज सुबह खून से लथपथ एक लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि राजीव गुप्ता की है, जो होटल गोल्ड के मैनेजर है। सूत्रों से पता चला है कि राजीव गुप्ता की बड़ी ही बेरहमी से गर्दन रेत कर हत्या हुई है। इसी तरह से सभी न्यूज चैनल्स इस खबर से भरे पड़े थे। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी मीडिया द्वारा। लगातार हो रही हत्याओं से अब लोगों ने आक्रोशित होना शुरू कर दिया था। कारण ये कि इन लगातार हो रही वारदात से लोगों में बेहद डर का माहौल बन चुका था। आम आदमी भी अब घर से निकलने से डरने लगा था। अब ज्यादातर लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। इधर प्रशासन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। कारण ये कि अब तक पहले हुई हत्याएं अब भी रहस्यमय ही थी। ऊपर से आए दिन हो रही हत्याओं की गिनती बढ़ती ही जा रही है। काली खड़ी हाईवे, यहां बहुत भीड़ इकट्ठा थी जो लगातार पुलिस वालों पर पथराव और नारेबाजी कर रही थीं, जिसके कारण कई पुलिस वालों को कुछ चोटें भी आई थी। उनका लगातार एक ही सवाल था कि उन्हें आए दिन हो रही हत्याओं के भय से आखिर कब मुक्ति मिलेगी। पुलिस वालों के बहुत समझाने पर भी भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जितना भीड़ को शांत कराने की कोशिश करते, भीड़ उतनी ही उग्र होती जा रही थी। बढ़ते वक्त के साथ भीड़ और उग्र हो गई थी। तभी अचानक ही वो लोग एक आवाज सुन रुक गए। देखिए आप लोग कृपया कर शांत हो जाइए, वरना मजबूरन हमें आप सब के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये आवाज एसीपी आयुष की थी, जो कब से चल रहे तमाशे को देख रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद वह भीड़ शांत पड़ गई थी। लेकिन उन लोगों के बीच खड़ा एक शख्स, जिसकी आंखों में आक्रोश था और चेहरे पर बेहद गुस्सा था, वह आगे आया और उसने बेहद गुस्से में, एसीपी साहब, आप हमें शांत रहने बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हम कैसे शांत हो जाए, जबकि हम जानते हैं कि ये सब बंद नहीं होने वाला। आए दिन हमें किसी न किसी की हत्या की खबर मिलती ही रहती है। अब तो हमें अपने घरों से भी निकलने में डर लगने लगा है। अरे हमारी छोड़िए, अब तो बच्चे भी डर के साए में रहते हैं और आप लोग कुछ करने की बजाय हमें शांत करवा रहे हैं। ये सारी बातें उस शख्स ने बेहद गुस्से में कही थी, मगर उसकी सारी बातें सच थी। देखिए मैं समझता हूं आपकी बातों को, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द भी अपराधी पकड़ा जाएगा, एसीपी आयुष ने कहा। देख ही तो रहे हैं, इतने सालों से आप सब न पहले कुछ कर पाए थे, ना ही अब कुछ कर पाएंगे, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। उस आदमी का इस तरह से चिल्लाना देख एसीपी आयुष को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर वह अपराधी जेल के अंदर होगा। बड़े जोश और गुस्से में एसीपी आयुष ने इतना कहा। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जोश जोश में क्या कह दिया है, तो उनका चेहरा रोने जैसा हो गया। सही भी था, क्योंकि अब तक 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब तक कुछ हाथ न आया, और ये सर जी 1 महीने में उसे जेल में डालेंगे। एसीपी आयुष ने जोश जोश में कह तो दिया था कि वो लोग 1 महीने के अंदर ये केस सुलझा कर हत्यारे को जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन ये सब जितना कहने में आसान था, उतना करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। एसीपी आयुष इस वक्त उसी छोटे से घर में मुंह लटका और रोनी सूरत लिए खड़े थे, जहां वह लोग हमेशा से मिलते हैं। उनके ठीक सामने धर्मेश जी खड़े थे, जो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। वहीं उनसे पीछे राघव खड़ा था, जो आयुष को डांट खाते देख चिढ़ाने वाली मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जिसे देख आयुष और चिढ़ उठा था। तुम्हारा ये गुस्सा और बड़बोलेपन की बीमारी कब खत्म होगी? कोई भी बात तुम बिना गुस्से के सुन और समझ सकते हो। जब कोई काम तुम बना नहीं पाते तो उसे बिगाड़ कर क्यों आ जाते हो? धर्मेश जी ने गुस्से से आयुष को देखते हुए कहा। अब तुम बताओ कैसे हम इस केस को 1 महीने में सॉल्व कर पाएंगे, जो अब तक 5 सालों से लगातार उलझा हुआ है। कुछ वक्त रुक एक बार फिर उन्होंने कहा। आई एम सॉरी सर, वो मैं। वह बोल ही रहा था कि राघव ने उसे बीच में ही टॉक खुद होशियारी झाड़ते हुए बोला। और नहीं तो क्या सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें पता भी है तुमने जोश जोश में क्या कह दिया है। अब इतनी जल्दी हम उसे कहां से खोज निकालेंगे? सर मेरा मतलब है कि
राघव ने आयुष को आंखें दिखाते हुए इतना कहा ही था कि धर्मेश जी ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह हड़बड़ा गया। आओ तुम ही सब कुछ कह लो और कर लो, मैं चला जाता हूं, क्योंकि तुम तो और भी महान हो, इससे कुछ कम थोड़ी ही हो, धर्मेश जी ने राघव को वैसे ही घूरते हुए कहा। जिसके बाद राघव ने सॉरी बोल बत्ती सी दिखा दी, जिससे उन्होंने उसे फिर घूरा तो उसने मुंह बना लिया, जिसे देख आयुष का चेहरा चमक उठा और वह बहुत खुश हो गया। आखिर उसे डांट पड़ी तो राघव को भी पड़ गई हिसाब बराबर। अब तुम दोनों बिना कोई बकवास किए मेरी बात ध्यान से सुनो, धर्मेश जी ने उन दोनों को देखते हुए बोले। जी सर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ कहा और फिर एक दूसरे से मुंह बिचका सामने देखने लगे, जहां उन दोनों की ऐसी हरकतों को धर्मेश जी गुस्से से देख रहे थे, जिसे देखते हुए दोनों शांति से खड़े हो गए। अब हमें जो भी करना होगा उसे बहुत सोच समझकर और बड़ी ही चालाकी से करना होगा, क्योंकि इतना तो पता है कि उस किलर को हमारी हर चाल का अंदाजा पहले से ही रहता है, धर्मेश जी ने सोचते हुए कहा। सर कहीं कोई हम लोगों में से ही तो नहीं, राघव ने तपाक से धर्मेश जी की बात खत्म होते बोला। उसका इतना ही बोलना था कि तीनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गई। मेरा मतलब था कि आप दोनों में से, तभी राघव को किसी की घूरती नजरें अपने ऊपर पाई तो सिर उठाकर देखा तो धर्मेश जी और आयुष उसकी ही तरफ मार देने वाली नजरों से देख रहे थे। सर डॉट मतलब मेरा था कि नहीं, मेरा मतलब था कि कहीं ये किलर आयुष ही तो नहीं। पहले उसने हड़बड़ाहट में फिर किसी ज्ञानी आत्मा की तरह आंखों नचा उंगली को आयुष की तरफ घुमाते हुए कहा। उसका इतना कहना ही था कि आयुष के चेहरे पर घबराहट और हैरानी उतर आई और फिर राघव की बात समझते हुए ही उसके बाद उसने चिढ़ते हुए राघव के सिर पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। राघव के सिर पर अचानक से थप्पड़ पड़ते ही सिर पर हुई झंझनाहट से वह चीखते हुए उछल पड़ा। आई मम्मी, क्या कर रहा है, मार डालेगा क्या? राघव ने दर्द में चीख कर चिढ़ते हुए कहा। तो तूने जो कहा मेरे बारे में उसका क्या? तूने मुझे किलर कहा, तुझे मैं किलर दिखाई देता हूं, हाँ बोल, आयुष कहते हुए ही उसे फिर मरने दौड़ा। अरे लेकिन मैंने तो मजाक में कहा था, तूने ती सच समझ लिया और गुस्सा हो गया, राघव ने उससे बचते हुए बोला। चुप, एकदम चुप, अब अगर तुम दोनों में से किसी की भी आवाज आई तो मुझसे बच नहीं पाओगे तुम दोनों, धर्मेश जी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। केस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी, जिसके बीच राघव ने कहा कि शायद किलर उन लोगों मेरे से ही कोई है, जिसके कारण एक पल को सभी चौंक गए। लेकिन फिर धर्मेश जी उसे गुस्से में घूरने लगे तो उसने बात घुमाते हुए आयुष को किलर बोल दिया, जिसके बाद आयुष उसके ऊपर भड़क और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अपने सामने चल रहे तमाशे से तंग आकर धर्मेश जी गुस्से से चीख पड़े उन दोनों पर। चुप, एकदम चुप, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए, उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उनकी गुस्से भरी आवाज सुन दोनों एक दूसरे को छोड़ थोड़ी दूर हट गए। तुम दोनों को कोई भी बात समझ नहीं आती क्या? ये कोई वक्त और जगह है ऐसी बकवास बात करने का? इतना बड़ा केस तुम दोनों को मजाक लगता है? हम लोगों को एक दूसरे से लड़कर कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो कुछ समझना ही नहीं है, उन्होंने फिर से उन दोनों पर भड़के हुए ही कहा। और तुम दोनों को आज अचानक से हो क्या गया है जो ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इतने दिनों से तो ठीक थे, लेकिन अब लगता है तुम दोनों का फिर इलाज करना पड़ेगा मुझे पहले की ही तरह। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने फिर कहा और पहले तो उन्हें घूरा, फिर इधर उधर अपनी नजर घुमा देखने लगे, जिससे वह दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उन्हें धर्मेश जी के इधर उधर देखने का कारण पता था। अभी वह दोनों कुछ सोच पाते तभी वो उन दोनों के सामने खड़े थे और वो दोनों रोनी सूरत लिए उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी। अभी वह कुछ करते कि तभी अचानक से आयुष का फोन बजने लगा, जिससे सभी का ध्यान उस पर चला गया। हेलो, आयुष ने फोन उठा कान पर लगाकर कहा। ओके, नहीं मैं खुद आता हूं, आयुष ने फोन पर मौजूद शख्स से कहा और कॉल कट कर दिया। सर हॉस्पिटल से कॉल था, उन्होंने कहा कि विशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा। ओह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, देखते हैं उसमें शायद हमें कुछ मिल जाए, धर्मेश जी ने कहा। उन्होंने कुछ देर केस से रिलेटेड बात की और वहां से निकल गए, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी।
एक जगह जो रात होने के कारण और भी सुनसान और डरावनी लग रही थी, और वहां पर रोशनी के नाम पर सिर्फ चांद की रोशनी चारों ओर फैली थी। उसी जगह से एक सड़क निकालती थी, पर इस समय रात ज्यादा होने के कारण वो भी एकदम सुनसान थी, और उसी के बीच से एक गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.